दोस्तों, बीते 12 साल में पहली बार ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। पहली बार उस इमेज पर खरोंच लग रही है जिसे बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। पहली बार उस नैरेटिव में दरारें पड़ रही हैं जिसे सुबह से शाम तक गढ़ा जाता रहा, और पहली बार वो तंत्र हिलता हुआ नजर आ रहा है जो खुद को अजेय मानकर बैठा हुआ था। और ये सब हो रहा है इसलिए नहीं कि विपक्ष ने कोई बहुत बड़ी ताकत दिखा दी है, इसलिए नहीं कि चुनाव हारने का कोई डर है, बल्कि इसलिए कि इस देश का जो आम आदमी है, जो आम युवा है, जो आम परिवार है, उसके भीतर का भरोसा अब दरकने लगा है। और जब भरोसा दरकता है तो वो किसी एक मुद्दे पर नहीं रुकता, वो धीरे धीरे हर मुद्दे को छूता हुआ निकलता है और हर मंत्रालय को हिलाता हुआ निकलता है, और आखिर में जाकर उस शीर्ष पर पहुंचता है जहां से पूरे देश को चलाने का दावा किया जाता है। आज की बात इसी पर है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने मोदी शाह की उस जोड़ी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, अब वो कदम उठाना पड़ेगा जो आज तक नहीं उठाया गया। और वो कदम है मंत्रिमंडल विस्तार का, मंत्रियों को बदलने का, चेहरों को बदलने का, ताकि एक मैसेज जा सके कि देखिए हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम बदलाव कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से वो भरोसा वापस आ जाएगा जो टूट चुका है? क्या सिर्फ मंत्रिमंडल बदलने से आक्रोश ठंडा पड़ जाएगा जो सड़कों पर निकलने लगा है? क्या सिर्फ नैरेटिव गढ़ने से वो हकीकत बदल जाएगी जिसे हम देश का हर तीसरा चौथा परिवार झेल रहा है? जरा शुरुआत से समझिए कि क्या हुआ। इस देश के 12वीं के छात्र जब परीक्षा देकर निकले तो उन्हें लगा कि अब उनके भविष्य का रास्ता खुलेगा, अब वो आगे बढ़ेंगे, अब वो अपने सपनों को पंख देंगे। लेकिन एक झटके में पूरा का पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर उनकी आंखों के सामने ढहता हुआ दिखाई दिया। पेपर लीक की खबरें, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी, नीट का मामला और न जाने कितनी ऐसी चीजें जो एक के बाद एक सामने आती चली गई। और ये छात्र निकल पड़े सड़कों पर। इलाहाबाद हो, पटना हो, लखनऊ हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह छात्रों की आवाजें उठने लगी। तादाद कम थी जरूर, लेकिन आवाजें मजबूत थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन छात्रों के बीच उनके माँ बाप भी खड़े हो गए, उनकी बहनें भाई खड़े हो गए। क्योंकि जब एक छात्र के भीतर सवाल खड़े होते हैं तो उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होता है, और जब परिवार खड़ा होता है तो मोहल्ला खड़ा होता है, और जब मोहल्ला खड़ा होता है तो गांव खड़ा होता है। यही वो चेन रिएक्शन है जो किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसी बीच जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक पहुंच चुके हैं, भूख हड़ताल शुरू कर दी है, कॉकरोच पार्टी के बैनर तले छात्रों ने अपनी अभिव्यक्ति देनी शुरू कर दी है। और पहली बार ये मांग खुलकर सामने आई है कि शिक्षा मंत्री को बदला जाए, इस्तीफा लिया जाए, जवाबदेही तय की जाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया दोस्तों, क्या इस सरकार में किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है? क्या इस सरकार में कोई जवाबदेह होता है? बीते 12 साल में आप एक भी ऐसा उदाहरण ढूंढ कर लाइए जहां किसी मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पद छोड़ा हो, जहां किसी मंत्री से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा मांगा हो, जहां कोई जवाबदेही तय हुई हो। नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सरकार का मॉडल ही अलग है। यहाँ हर मंत्रालय की कमान असल में पीएमओ के पास है, हर फैसला पीएमओ से होता है, हर पॉलिसी पीएमओ से तय करती है। मंत्री तो बस एक चेहरा है, एक रबर स्टैंप है जिसे जब चाहो बैठा दो, जब चाहे हटा दो, लेकिन जिम्मेदारी उस पर मत डालो। क्योंकि अगर मंत्री की जिम्मेदारी तय हुई, अगर उससे इस्तीफा लिया गया तो धीरे धीरे बात पीएमओ तक आएगी, और पीएमओ से आगे बढ़ी तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। और यही वो डर है जो इस पूरी व्यवस्था को बांधे हुए है। इसीलिए मंत्री बेफिक्र होकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई कुछ कहेगा नहीं। चाहे रेल हादसे हों, चाहे एयरपोर्ट पर अव्यवस्थाएं हों, चाहे महंगाई बढ़े, चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे किसान सड़कों पर आए, चाहे मजदूर भूखा सोए, मंत्री अपनी जगह बैठा रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, बयान देता रहेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अब वो छवि टूट रही है, अब वो भरोसा डगमगा रहा है। और इसीलिए सरकार के भीतर एक बेचैनी बढ़ रही है, एक खलबली मच रही है। और इस खलबली का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अचानक मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं, अचानक नए चेहरे लाने की बातें होने लगी हैं, अचानक पुराने चेहरों को बदलने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लेकिन उससे पहले समझिए कि असली काम क्या होता है। असली काम होता है इमेज बनाना, नैरेटिव गढ़ना,
और इससे कोई पीछे नहीं रहता। चाहे कैबिनेट मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबकी एक ही जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की छवि को चमकाते रहो। बीते 12 साल से मन की बात अनवरत चली आ रही है। हर महीने के आखिरी रविवार को एक प्रोग्राम होता है। प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी कोने में हो, मन की बात नहीं रुकनी चाहिए। और इस मन की बात को सुनना, सुनवाना, उनकी तारीफ करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, यह हर मंत्री की, हर मुख्यमंत्री की, हर बीजेपी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बन चुकी है। भारत ने कुल 114 पदक जिनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका पहले स्थान पर सभी विजेता खिलाड़ी। प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम दुनिया का सबसे प्रभावी प्रेरणादायी कार्यक्रम बन चुका है। 2014 से शुरू हुआ और आज 2026 है। 12 साल अनवरत महीने के अंतिम रविवार को वो देश से बात करते हैं। और आपने देखा होगा इसमें राजनीति की एक बात नहीं करते। आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। आपने ये वीडियो देखा? ये सिर्फ एक प्रोग्राम सुनने का दृश्य नहीं है, ये उस पूरी मशीनरी का दृश्य है जो दिन रात एक छवि गढ़ने में लगी रहती है। और इस मशीनरी में हर पुर्जा अपनी जगह बखूबी काम कर रहा है। चाहे धर्मेंद्र प्रधान कार में बैठकर सुन रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहीं और से सुन रहे हों, दोनों जानते हैं कि उनके दामन पर दाग हैं। दोनों जानते हैं कि सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि अगर एक चीज है तो उनकी कुर्सी बचा सकती है, और वो है उस छवि को बनाए रखना, उस नैरेटिव में अपनी जगह बनाए रखना। अब आइए एक एक करके मंत्रालयों पर नजर डालते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, सवाल पूरे शासन तंत्र का है। स्वास्थ्य मंत्रालय को देखिए, बीते 10-12 साल में प्राइवेट अस्पतालों की नेटवर्थ 150% से ज्यादा बढ़ गई है, और सरकारी अस्पतालों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर पड़ गया है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो उपकरण नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्री से कोई सवाल पूछा गया? क्या उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया? नहीं। वित्त मंत्रालय को देखिए, कोविड का दौर हो, जीएसटी का दौर हो, इकोनॉमिक क्राइसिस की परिस्थितियां हो, ट्रेड डील और ट्रैफिक का संकट हो, युद्ध जैसे हालात हो, क्या आपको कभी वित्त मंत्री खुलकर बोलते हुए, समाधान देते हुए, दृष्टि रखते हुए दिखाई दी? नहीं दिखाई देंगे। बैंकों की हालत खस्ता है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई हर घर का बजट बिगाड़ रही है, लेकिन वित्त मंत्रालय की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। श्रम मंत्रालय का तो नाम ही लोग भूल गए हैं। मजदूरों की हालत क्या है? असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले करोड़ों लोगों का क्या हाल है? उनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या प्रबंध है? कुछ नहीं। कृषि मंत्रालय में शिवराज सिंह चौहान घूम घूम कर प्रचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस साल मॉनसून ने जो धोखा दिया है उसका क्या? 25 जून तक के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 43% बारिश कम हुई है, और अगर यही हाल रहा तो सितंबर तक 70% पानी कम पड़ेगा। गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जहां जून तक 50 से 80% बारिश कम हुई है, वहां सितंबर तक स्थिति और भयावह हो जाएगी। सूखे का मतलब समझिए, पीने का पानी नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल नहीं, खाद्य सुरक्षा संकट में मजदूरों के लिए काम नहीं। लेकिन क्या जल संसाधन मंत्री का नाम आपको याद है? क्या पर्यावरण मंत्री की चिंता उनके चेहरे पर कभी दिखाई दी है? क्या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को आपने कभी ये कहते सुना कि व्यापारिक घाटा कैसे कम होगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा, इंपोर्ट कैसे संतुलित होगा? नहीं, बस सब मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, सब बस ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि सब अच्छा है, सब ठीक है, सब चकाचक है। और सबसे बड़ा झटका तो रक्षा मंत्रालय से लगा। कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए।
यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियों ने इस देश के रक्षा मंत्री की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीहत की, वो अभूतपूर्व है। याद कीजिए संसद में राजनाथ सिंह का वो भाषण, जब विपक्ष ने पूछा था कि कितने सैनिक शहीद हुए, तो जवाब क्या मिला था? आप समझिए, जो रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर ये कह रहा है कि आपको सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने सैनिक शहीद हुए, बल्कि ये पूछना चाहिए कि हमने कितने आतंकवादी अड्डे तबाह किए, वही रक्षा मंत्रालय 48 घंटे पहले ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 सैनिक शहीद हो गए। अब सोचिए, उस वक्त पूरी बीजेपी ताली बजा रही थी, गृह मंत्री भी ताली बजा रहे थे, सबको लग रहा था कि बहुत बड़ी बात कह दी गई है। लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो पूरा बाजा फिर से सोशल मीडिया पर बजने लगा। और यही वो क्षण है जब इमेज को धक्का लगता है, जब नैरेटिव कमजोर पड़ता है, जब भरोसा हिलता है। और जब भरोसा हिलता है तो सिर्फ एक मंत्रालय नहीं हिलता, पूरा शासन तंत्र हिलता है। अब आइए उस सवाल पर जो असली है, अगर इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, अगर इतने सारे मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रहे हैं, तो इन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा है, बदला क्यों नहीं जा रहा? इसका जवाब बहुत साफ है। इस सरकार का जो मॉडल है उसमें मंत्री की ताकत नहीं होती, ताकत होती है उस व्यक्ति की जो मंत्री बनाता है। और जो व्यक्ति मंत्री बनाता है उसकी पसंद वो होता है जिसकी राजनीति में अपनी कोई पकड़ ना हो, जिसका अपना कोई जनाधार ना हो, जो पूरी तरह से उन पर निर्भर हो। इसीलिए नौकरशाहों को मंत्री बनाया जाता है। विदेश मंत्री जयशंकर देख लीजिए, हरदीप पुरी देख लीजिए, ये नौकरशाह थे, इन्हें मंत्री बनाया गया। और इन्हें इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि इनकी अपनी कोई राजनीति नहीं है, इनका कोई अपना जनाधार नहीं है, इनका कोई विधानसभा नहीं है। ये बस वो काम करेंगे जो इन्हें कहा जाएगा, और जो फेल होंगे तो कुर्सी पर बने रहेंगे, क्योंकि इनसे जवाबदेही पूछने वाला कोई नहीं होगा। और अब अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो पूरी संभावना है कि इस बार भी नए नौकरशाहों को लाया जाएगा, ऐसे नए चेहरों को लाया जाएगा जिनकी अपनी राजनीतिक ताकत नहीं है, ताकि वो पूरी तरह से पीएमओ के नियंत्रण में रहे। इसी बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम है जिस पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 6-7 महीने बाद चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उनका पहला भाषण देखिए। उन्होंने सीधे सीधे जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और रोजगार के सवाल पर बात की। लग नहीं रहा, अगर तैयार होते तो इस देश में आपकी सरकार होती। 88% तो आप तो करो, धर्म की रक्षा का ठेका ले रखा है ना आपने। जितना चंदा चढ़ावा जाएगा सब लूट के खा जाएंगे, और तुम जो डुगडुगी बजाते रहना, बन रहे धर्म के ठेकेदार। अरे धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उनको लेने दो जो लोग उस चंदे को चुराते हैं। तुम लोग इस समाज की रक्षा, समाज के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी लो। क्या आप तैयार हो? अभी जो बात हो रही है, कहां साहू जी महाराज ने 500 और 1000 की जनसंख्या वाले गांव-गांव में स्कूल खोले। आज देश में ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सारे पीएसयू भेज दिए। और तो जो पहले ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन से हमारे लोग आते थे, अब तो लेटरल एंट्री से डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं।
तो आपके तो अब आईएएस भी नहीं बन पाएंगे भविष्य। देखिए, ये जो बात हो रही है ना, ये सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक समीकरण की बात है। और जब सामाजिक समीकरण उठते हैं तो वो किसी एक चुनाव में हार जीत तक सीमित नहीं रहते, वो लंबे समय तक असर डालते हैं। और इस देश के 80-85% लोग ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और गरीब तबके से आते हैं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चला दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिल जाता है और वहां आरक्षण लागू नहीं होता। बीते 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं और जो थोड़ी बहुत नौकरियां ब्यूरोक्रेसी में आरक्षण के जरिए मिलती हैं, अब वहां भी लिटरल एंट्री में डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा दिए जा रहे हैं। यानी जो कुछ बचा था वो भी छिनता जा रहा है। और जब ये सच्चाइयां सामने आती हैं तो लोगों के भीतर सवाल खड़े होते हैं, और जब सवाल खड़े होते हैं तो भरोसा डगमगाता है, और जब भरोसा डगमगाता है तो सत्ता को लगता है कि अब कुछ करना होगा, अब इमेज लौटानी होगी, अब नैरेटिव वापस लाना होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से ये सब हो जाएगा? क्या सिर्फ कुछ मंत्रियों को इधर उधर करने से वो भरोसा वापस आ जाएगा जो टूट चुका है? जरा नितिन गडकरी को देखिए, ये अकेले शायद ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो सड़कें बन रही हैं वो सब टोल में तब्दील हो गई हैं। खेती योग्य जमीन का बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन हो गया है और इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। हर सड़क पर टोल, हर पुल पर टोल, हर जगह वसूली। फिर जब इथेनॉल पर बात आती है तो ऐसी वैज्ञानिकता दिखाई जाती है जो किसी की समझ में नहीं आती। यानी एक ऐसी परिस्थिति बना दी गई है जिसमें आप विरोध भी नहीं कर सकते, हंस भी नहीं सकते, ठहाके भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात देशद्रोह में डाल दी जाए। यही डर का माहौल है जो बीते 12 सालों से बनाया गया है। और इसी डर के माहौल में जब छात्र सड़कों पर निकलते हैं, जब युवा अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जब परिवार साथ खड़े होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये साधारण बात नहीं है, ये उस डर को तोड़ने की शुरुआत है, ये उस चुप्पी को तोड़ने की शुरुआत है। और इसी शुरुआत को रोकने के लिए सत्ता मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बढ़ रही है, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए हम सुन रहे हैं, हम बदलाव कर रहे हैं, हम जवाबदेही तय कर रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है। असली बदलाव तब होगा जब पीएमओ की ताकत कम होगी, जब मंत्रियों को अपने फैसले लेने की आजादी मिलेगी, जब जवाबदेही असली होगी, जब इस्तीफा सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि असल में लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी जिस पर यह सरकार टिकी हुई है। ये सरकार टिकी है इमेज पर, ये सरकार टिकी है नैरेटिव पर, ये सरकार टिकी है उस छवि पर जो हजारों करोड़ों खर्च करके बनाई गई है। और इस छवि को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मंत्री बदले जा सकते हैं, नए लाए जा सकते हैं, पुराने हटाए जा सकते हैं, नई पॉलिसी बनाई जा सकती है, पुरानी पलटी जा सकती है, लेकिन एक चीज नहीं की जाएगी और वो है असली जिम्मेदारी, असली जवाबदेही, असली बदलाव। क्योंकि वो तो हो गया, इस पूरे तंत्र का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो ढांचा है, वो हिल जाएगा। और सत्ता को सबसे ज्यादा डर इसी के हिलने का है। इसीलिए इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो भी इसी सोच के तहत होगा कि कैसे इमेज को बचाया जाए, कैसे नैरेटिव को बरकरार रखा जाए, कैसे भरोसे को वापस लाया जाए। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, अब वो दौर नहीं रहा जब सत्ता जो कहती थी वो जनता मान लेती थी। अब वो दौर नहीं है जब इमेज से सब काम चल जाता है। अब वो दौर नहीं रहा जब नैरेटिव गढ़कर हकीकत को छुपाया जा सकता है। अब जमीनी हकीकत बोल रही है, अब छात्र बोल रहे हैं, अब परिवार बोल रहा है, अब किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा सब बोल रहे हैं। और जब ये सब बोलने लगते हैं तो कोई भी इमेज, कोई भी नैरेटिव, कोई भी छवि उसे ज्यादा देर तक नहीं टिका पाती। हवा प्रदूषित है, पानी कम है, जमीन कंक्रीट में तब्दील होती जा रही है, स्थितियां नाजुक हैं। अगर इस सब के बीच सरकार सिर्फ इमेज बचाने में लगी रहेगी, सिर्फ नैरेटिव गढ़ने में लगी रहेगी, सिर्फ चेहरे बदलने में लगी रहेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि असली बदलाव चाहिए, असली जवाबदेही चाहिए, असली जिम्मेदारी चाहिए। और ये तभी आएगा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ये समझेगा कि वो भी जवाबदेह है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसका भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। क्या ये दौर बदलेगा? क्या ये व्यवस्था सुधरेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे।
लेकिन एक बात तय है कि ये जो शुरुआत हो चुकी है उसे अब रोकना आसान नहीं होगा। छात्रों की आवाज बुलंद हो चुकी है, परिवारों का साथ मिल चुका है, समाज के तमाम तबकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये सवाल अब सत्ता के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सत्ता इन सवालों का जवाब देती है या सिर्फ चेहरे बदलकर अपनी जिम्मेदारी से बच निकलने की कोशिश करती है। अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो याद रखिएगा, इतिहास उन सत्ताओं को कभी नहीं माफ करता जो जनता की आवाज को सुनने से इनकार करते हैं, जो जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेते हैं, जो सिर्फ इमेज और नैरेटिव के सहारे चलने की कोशिश करते हैं और जो असली बदलाव से डरती है। तो आज की ये बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन सवाल आपके सामने छोड़कर जाते हैं कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार करने से ये सब ठीक हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि चेहरे बदलने से वो भरोसा वापस आ जाएगा जो टूट चुका है? क्या आपको लगता है कि असली जिम्मेदारी कभी तय हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर ये बात आपको सही लगे, वीडियो सही लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।